रविवार 10 बजे में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। की रात पुलिस की कार्रवाई से दिल्ली छोड़ने को मजबूर हुए रामदेव आज नए तेवर के साथ फिर दिल्ली में लौटे। यहां उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बोला। आज शो में हम आपको दिखाएंगे रामदेव के सवाल, और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम। शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव के इस सवाल से। मेरे पास काला धन मिला, मैं उस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करूंगा। सरकार भी ऐसा करे। और 4 जून की रात की घटना इस बात का प्रमाण है कि काला धन किसी और का नहीं, सरकार या सरकार द्वारा पोषित लोगों का है। को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति क्या थी? आज संजय निरुपम, पहला सवाल और आपके पास 30 सेकेंड है। यह काला धन किसी और का नहीं बल्कि सरकार का है, और यही वजह सरकार ने 4 जून की उस रात को पुलिस द्वारा वो कार्रवाई कराई थी। आपका जवाब? बाबा रामदेव जिस तरह की बातें वो बेबुनियाद है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में और देश के बाहर बैंकों में काला धन है, लेकिन वो काला धन किसका है, क्या है, इस बारे में निश्चित तौर पर पता लगाया जाना। सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है, लेकिन बाबा रामदेव जिस प्रकार से गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि आज के आज और कल के कल आप सारा जवाब दीजिए और हमें सारा काला धन लाके दे दीजिए। अब काला धन कोई गाजियाबाद में या हरिद्वार में नहीं पड़ा है जो उठा के लाके रख दिया जाएगा। काला धन दूसरे देशों में पड़ा है, दूसरे देशों के साथ हमारी संधि है, उन संधियों की समीक्षा होगी, उन संधियों की पुनर्समीक्षा होगी, मगर नियत है भारत सरकार की तरफ से नियत पूरा है संजय जी प्रयास करके काला धन लाया जाएगा। नियत है, बिल्कुल नियत है, नियत एकदम साफ है। बाबा रामदेव की नियत से ज्यादा सरकार की नियत साफ है। चलिए अब दूसरा सवाल। बाबा रामदेव ने कहा है कि क्या यह देश नहीं घुस सकता? उन्हें सुनते हैं। ट्रस्टों और संगठनों के माध्यम से काम करने वाले धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक लोग और एनजीओ भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आवाज उठा रहे, बोले इन्हीं को खत्म कर दो। लगता है न्यायालयों से संरक्षण लेना पड़ेगा ऐसे ट्रस्टों को, ऐसे संगठनों को, ऐसे एनजीओ को, ऐसे व्यक्तियों को जहां भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने। और कुछ अरे क्या ये देश एक पार्टी के लोगों के रहने के लिए? दूसरी पार्टी के लोग इस देश में नहीं रह सकते? जवाब दीजिए संजय जी। देश सिर्फ एक पार्टी के लोगों के लिए है जिसकी कोई पार्टी नहीं, क्या वो वहां रह नहीं सकता? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाबा जिस प्रकार की क्रूर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सन्यासी को, स्वामी को शोभा नहीं देती, लेकिन ये उनका विषय है, उनका विचार है, उनका आचरण है, वो जैसे चाहे वो उसका पालन कर सकते हैं। हाँ, जहां तक ये है कि क्या एक पार्टी की सरकार है या देश है, नहीं है। यह देश सबका है, हर व्यक्ति का है, लेकिन इस देश में एक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। उस संसदीय व्यवस्था को चुनौती दे करके कोई अगर अपनी बात करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के खिलाफ जाने वाली बात है। बाबा ने स्वयं योगासन करने के लिए परमिशन लिया था और वहां पर वो अनशन पे बैठ गए थे। मुझे लगता है इससे बड़ी बेईमानी और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले बाबा को उस बेईमानी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। रही बात उनके मुद्दों की, तो उनके मुद्दे सिर्फ उनके नहीं है, इस देश के मुद्दे, हमारे भी मुद्दे हैं, सरकार कांग्रेस के मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम वचनबद्ध हैं जनता के प्रति कि काला धन का विषय हो या भ्रष्टाचार का विषय हो, उन विषयों के ऊपर एकदम दूध का दूध, पानी का पानी, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। तीसरा सवाल बाबा रामदेव का, और बाबा रामदेव ये पूछ रहे हैं कि जब उनके पूरे पतंजलि योगपीठ ने अपनी तमाम का हिसाब नेट पर डाल दिया है, तो सियासी पार्टियां ऐसा करने से क्यों कतरा रही हैं? सुनते हैं बाबा रामदेव को और इसका जवाब लेते हैं संजय निरुपम से। जैसे हमने अपने ट्रस्ट के सारे हिसाब किताब का जो 17 वर्षों का था, उसको हमने इंटरनेट पर उपलब्ध कराया है। मैं आज सारी राजनीतिक पार्टी एक आह्वान करना चाहूंगा, कितना अच्छा हो कि वो भी अपने सभी ट्रस्टों का हिसाब किताब इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध कराए। काले धन को लेकर अगर आप लोग हीला हवाली कर रहे हैं
की एक वजह यही है कि आपके पास छुपाने को कुछ है, और यह आरोप शायद सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, एक आरोप पूरे सियासी हलकों पर है कि आप लोग अपनी संपत्ति को सार्वजनिक क्यों नहीं करते। अगर बाबा ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे ईमानदार वही और बाकी पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान के तमाम लोग बेईमान हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा के मानसिक अवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करने का वक्त आ गया है। एक दूसरी बात, आप अपनी वेबसाइट पे क्या डालते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको लगता है कि वेबसाइट पे जो कुछ डाला है सब कुछ सही है, तो फिर छानबीन करने दीजिए। छानबीन, अगर मैं सच हूं तो किसी भी प्रकार की छानबीन या किसी भी प्रकार की खोजबीन से मैं नहीं घबराऊंगा। पुलिस को जो छानबीन करनी है करे, इनकम टैक्स को जो छानबीन करनी है करे, डीआरआई को जो छानबीन करनी है। बाबा इस बात के ऊपर इतना तांडव क्यों कर रहे हैं? तांडव का आरोप शायद आप पर बाबा लगा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे संजय निरुपम, क्योंकि जो अगला आरोप उन्होंने लगाया है और अगला सवाल आपसे कि सरकार दमन कर रही है, सरकार दबाव रही है शांतिपूर्ण आंदोलन को। सुनते हैं बाबा रामदेव को। जो जनहित में हमने मांग उठाई उसको दरकिनार करने की कोशिश अभी तक भी जारी है। काले धन के ऊपर बात होती, भ्रष्टाचार के ऊपर बात होती ही नहीं है, होनी नहीं दी जाती है। व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात करता है, घोटा जाता है, उसको रोका जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उसके साथ षड्यंत्र किए जाते हैं। काला धन और भ्रष्टाचार को मिटाने के बजाय उन लोगों को मिटाने का रोज षड्यंत्र किया जाता है जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आवाज उठा रहे, जिससे कि आवाज सदा के लिए दबा दी जाए। चिर परिचित अंदाज कह रहे हैं यहां पर बाबा रामदेव। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। अब आप ऐसी दमनकारी राजनीति क्यों कर रहे हैं? बाबा के खिलाफ सरकार का कोई षड्यंत्र नहीं किया गया। बाबा के साथ सार्वजनिक रूप से सरकार के 4 मंत्रियों ने आमने सामने बैठ करके बातें की और बाबा ने स्वयं स्वीकार किया कि सरकार ने मेरी सारी मांगे मान लिया। उन्होंने खुद अपने स्टेज के ऊपर एक सेलिब्रेट किया था। इसके बाद जब वो सारी बातें नहीं मानते, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो कानून को अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों पे कोई लाठी चलाए। जो भी लोग वहां थे हमारे देश के थे, मेरे अपने थे, लेकिन कानून को एक लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करने के लिए, कानून व्यवस्था की हिफाजत करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी है। वो कार्रवाई गलत हो सकती है, लेकिन उस कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं था सरकार के साथ। चलिए, इसके बाद जो अगला सवाल है कि अगर बाबा रामदेव इतने बुरे हैं तो आखिर क्यों 4 मंत्री उनके स्वागत के लिए गए? सुनते हैं बाबा रामदेव को। यदि हम कोई अलोकतांत्रिक काम कर, हम यदि देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे थे, हम यदि सांप्रदायिक थे, तो क्यों गए 4 मिनिस्टर मुझसे मिलने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर? हम यदि भी गुनहगार हूं, यदि मैं अपराधी हूं, बड़े बड़े मिनिस्टर मुझसे होटल में मिलने के लिए आते, मुझे बुलाते। क्यों प्रणब मुखर्जी मुझसे पत्र लिखने के 7वें दिन बाद शुरू करते? यदि मैं गुनहगार हूं, यदि मैं अपराधी हूं, यदि मैं आतंकवादी हूं, मैं यदि नक्सलवादी हूं, तो क्यों मुझसे बात करते थे मान्य आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब? क्यों प्रधानमंत्री जी ने मुझे पत्र लिखा? 24 घंटे में संजय निरुपम जी कोई ठग नहीं बन जाता, क्यों? जवाब चाहिए आपसे। मेरा भी ऐसा मानना था कि बाबा ठग नहीं होंगे, बाबा बेईमानी नहीं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ, क्या हुआ? से 2-3 दिन तक तमाशा हुआ, क्या हुआ? मेरा भी ऐसा विश्वास बन गया है कि बाबा बुनियादी तौर पर झूठ बोलते हैं, बुनियादी तौर पर फ्रॉड करते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, 24 घंटे संजय निरुपम जी कोई दूसरे प्रकार का तमाशा करना चाहते हैं। संजय निरुपम जी, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ? महाठगी की मिसाल आ गई उस 24 घंटे में। अगर ये जुमले उनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें उस एयरपोर्ट की उस मुलाकात से पहले से उन पर लागू हो सकते थे, मगर क्या हुआ उस 24? संजय जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया अभिसार भाई। 24 घंटे पहले, बल्कि उसके काफी पहले हमारा ऐसा मानना था कि एक स्वामी बाबा हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दा लेकर के सामने आ रहे हैं, इनसे बात की जानी चाहिए और इनके तमाम सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। और तमाम सवालों का जवाब देने के बाद भी जब लगता
इनका मुद्दा कुछ और है। ये किसी और षड्यंत्र के तहत सारा कुछ कर रहे हैं। झूठ बोल के यहां पे आसन कर रहे हैं, आसन के नाम पे, अनशन के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर संदेह हुआ, और जब चरित्र के ऊपर संदेह हुआ, चलिए अगला तो सवाल जो है वो निहायत ही संवेदनशील सवाल है। राजबाला उनकी समर्थक, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं हुआ तो आखिर जख्मी कैसे हुई? सुनते हैं बाबा रामदेव को। बहन राजबाला की हालात आज यह है कि उसके हाथों और पैरों में 1% भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। उसकी गर्दन पर अभी तक भी चोट है, चोट का निशान है, पीठ के ऊपर डंडों का निशान है, डंडों का निशान है। जो ये बात कही गई कि पुलिस ने कोई डंडा नहीं मारा, तो आखिर जो बहन राजबाला आज मरणासन्न है, उसकी गर्दन को किसने तोड़ा? उसकी पीठ के ऊपर डंडा किसने मारा? उसके पैरों के ऊपर डंडा किसने मारा? संजय जी, अगर भगदड़ में भी राजबाला को ये चोट लगी किससे हुई? किसने कराई वो भगदड़? अभिसार, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, राजबाला इस देश की एक बेटी है। जैसे बाबा की बहन है, वैसे मेरी उसको चोट लगी है, तो बाबा से ज्यादा मुझे भी दुख हो रहा है और मुझे दुख होना चाहिए। लेकिन बाबा को जो चोट लगी है, राजबाला को जो चोट लगी है, उसका सबूत कि लाठियां चली गई, लाठियां चलाई गई हैं, लाठियां चलाई भी गई होंगी, लाठियां भांजी गई होंगी। बहुत बड़ा सबूत क्या है कि 1:40 पे रामलीला मैदान में उस रात पुलिस पहुंचती है और 2:10 पे रामलीला मैदान हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग भागे बहुत तेजी से, और हो सकता है भगदड़ में राजबाला बहन गिर गई हो, उन्हें चोट लगी हो। तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत दुखद मामला है और मुझे अच्छा नहीं। लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि पुलिस ने लाठियां चलाई और नहीं, मगर दर्जनों और राजबालाएं हो सकती थी, वहां आग भी